कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव समूचे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये चुनाव इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दो नेताओं के बीच में था। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव प्रताप रूडी थे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव बालियान थे। डॉक्टर संजीव बालियान को इन चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड लीडर संगीत सोम। संगीत सोम से जानते हैं और समझते हैं कि इन चुनावों को वो किस नज़रिए से देखते हैं। सोम जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहना चाहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव, कैसे देखते हैं इसको? देखिए कोई पार्टी से अलग के तो लोग नहीं थे, दोनों लोग पार्टी के थे, लड़ रहे थे। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने बहुत काम किया है पिछले 25 साल में, क्लब में बहुत काम किया है। मतलब आप समझिए इतना काम किया है कि शायद ही कोई कर पाता, और उसी का कारण है कि देखिए इतनी बड़ी वोटों से उन्हें जीत मिली है। तो वो जीते हैं और हम लोग सब मिलकर लड़ाई रहे थे, उसमें क्या बात है। आप लोग मिलकर लड़ा रहे थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूडी को आप लड़ा रहे थे, उनकी जीत के लिए आप लगातार प्रयासरत थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम सब लोग लड़ा रहे थे, पूरे पश्चिम के लोग लड़ा रहे थे, इसमें क्या बात है। पूरे पश्चिम के लोग लड़ा रहे थे, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग लड़ा रहे थे, और सबने लड़ाया और इसी के कारण जीत हुई है। और बड़ी जीत हुई है, 104 वोटों से बड़ी जीत होती है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में। इतनी कम वोटों में 104 वोटों की तो बहुत बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। तो आपने राजीव प्रताप रूडी जी के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सांसदों को फ़ोन भी किए, पूर्व सांसदों को फ़ोन भी किए? बिल्कुल, हम करीब 100 लोगों से बात किए होंगे, और आप जैसे जो मित्र थे उन लोगों से भी बात की, जिनके जहाँ संबंध संपर्क थे, सबने बात की और एक दूसरे की सबने मदद की है। तो संजीव बालियान के लिए क्यों आगे नहीं आया? और संजीव बालियान ने मुझसे कहा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा नहीं, राजीव प्रताप रूडी ने मुझसे मदद मांगी। अब दोनों पार्टी के लोग थे, राजीव प्रताप रूडी जी ने मुझसे फ़ोन करके मदद मांगी तो मैंने उनकी मदद की। संजीव बालियान जी ने मुझसे मदद नहीं मांगी तो मैंने नहीं की। संजीव बालियान जी 2024 का चुनाव भी हारे मुजफ्फरनगर से, और हालांकि वो सरधना से जीते थे, ये आप लगातार कहते रहते हैं। क्या ये अदावत चली आ रही है, ये तल्खी चली आ रही है कि डॉक्टर संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? नहीं नहीं, देखिए संजीव बालियान भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। वो सब दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उसमें कहाँ अदावत की और तल्खी की कहीं बात ही नहीं है ना। ना कोई तल्खी है ना कोई अदावत है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसमें तल्खी और अदावत की कोई जरूरत ही नहीं है। 2024 के जब चुनाव हुए थे तो तमाम शेर व शायरी संजीव बालियान की तरफ से भी की जा रही थी, आपकी तरफ से भी की जा रही थी, चिट्ठी पत्री भी जारी हो रही थी, तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे थे। ऐसे में जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का ये चुनाव होता है तो इसमें भी आप राजीव प्रताप रूडी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, उनको जिताने के लिए प्रयासरत रहते हैं, इसलिए सवाल पूछा जाता है कि क्या ये तल्खी जारी? बिल्कुल तल्खी जारी नहीं है। देखिए जब तक कोई समर्थन नहीं मांगेगा तो समर्थन कौन करेगा। और भाई ये तो अपना अपना मन है, भाई मेरा मन था राजीव प्रताप रूडी जी को चुनाव, उन्होंने अच्छा काम किया है और वो वर्तमान में सांसद हैं। संजीव जी पूर्व सांसद हैं, तो पूर्व सांसद हैं, उन्हें मुजफ्फरनगर पर तैयारी करनी चाहिए, कर भी रहे हैं, करनी भी चाहिए और कर भी रहे हैं। थे मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संजीव बालियान 2024 में, क्या लगता है आपको? भाई हम लोगों को जनता ने वोट नहीं दी, यही तो हारने का कारण है, जनता ने वोट नहीं दी। मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की लगाई गई थी, तो सरधना विधानसभा पे तो नहीं हारे। बाकी ये तो बालियान जी ही बता पाएंगे कि वो क्यों बुढ़ाना पे हारे, क्यों चरथावल पे हारे, या बाकी सीटों पे क्यों हारे, वो तो उन्हें ही बताना पड़ेगा। और डॉक्टर संजीव बालियान उस वक्त ये कहते हुए नजर आए थे कि मैं वो समंदर हूँ जो लौट कर आऊँगा, और आपकी तरफ से भी तमाम शेरो शायरी उस वक्त की गई थी। तो ऐसे में 2022 का चुनाव आप भी हारे, और ये भी कहा जाता था कि भाई संजीव बालियान जी ने ऐसे कुछ साधना में जो हार का कारण था वो भी आप कहते हुए नजर आए। 2024 का चुनाव संजीव बालियान जी हार गए, तो 22 का बदला क्या आपने 24 में संजीव बालियान को हरा करके लिया? ये भी लोग कहते रहते। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं संजीव बालियान जी का कार्यकर्ता नहीं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और भारतीय जनता पार्टी को सरधना पे जिता के भेजा। मैंने संजीव बालियान जी को नहीं जिता के भेजा, मैंने भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा। और मैंने कभी आज तक नहीं कहा कि मुझे किसने चुनाव हराया। मेरे कुछ काम रहे होंगे जो मैं हारा हूँ, उसमें अपने में सुधार करेंगे, आगे चुनाव जीतेंगे। लेकिन ये कहना कि संजीव बालियान जी ने मुझे हराया या मैंने संजीव बालियान जी को हराया, ये सब अनर्गल बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये तल्खी, और अगर वो जीतते, अगर मान लीजिए संजीव बालियान जी जीतते, तो आप हमको लगता बधाई देने वाले पहले व्यक्ति होते। अब बिल्कुल बधाई देता, क्यों नहीं देता। मेरी पार्टी के सांसद होते, अगर वो जीतते तो पार्टी के सांसद होते ना। भाई अगर अभी आप सोचिए कि राजीव प्रताप रूडी जीते हैं तो उन्हें सबसे पहले बधाई देने वाला मैं ही हूँ। अगर वो पार्टी के हैं तो जीते हैं तो बधाई क्यों नहीं दूंगा। संजीव बालियान जीते, उन्हें भी बधाई देता।
राजीव प्रताप रूडी को बधाई देने वालों के लिए तो तांता लग गया विपक्ष के नेताओं का। राहुल गांधी भी हाथ मिलाते हुए नजर आए और तमाम अन्य नेता भी लगातार राजीव प्रताप रूडी की तारीफ करते हुए नजर आए। ऐसा क्या लगता है कि ये चुनाव संजू बालियान क्यों हारे? देखिए, बेसिकली 25 साल से राजीव प्रताप रूडी काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करता है, जिस लोगों ने देखा हुआ है, वहाँ सांसद और पूर्व सांसद ही वोटर होते हैं। उन लोगों ने देखा है कि क्या बदलाव कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में हुआ है। बड़ा बदलाव हुआ है और जीरो से लेके बहुत हाइट पे राजीव प्रताप रूडी जी ने क्लब को पहुंचाया है। तो लोगों ने वोट वही देख के दिया है कि क्लब का जो उद्धार कर रहा है, क्लब का जो आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उस आदमी को क्यों हटाया जाए। आप ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 100 सांसदों और पूर्व सांसदों से आपने भी बात की थी और कमोवेश जो जीत हार का मार्जिन है वो इसी के आसपास है। अरे बिल्कुल, सभी लोगों ने बात की है, पार्टी के सभी लोग लगे हुए थे। कोई कहीं ये अलग विषय, पार्टी की तरफ से ये किसी को नहीं था कि दोनों अपने हैं, किसे लड़ाना है। तो ठीक है, जो जहां लग रहा है वो उसके लिए मदद कर रहा है, इसमें कौन सी बात है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई संजीव बालियान जी के ऊपर तो तमाम बड़े नेताओं का भी हाथ था। नहीं नहीं, ये दोनों किसी का, पार्टी की तरफ से इसमें किसी का नहीं था कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। नहीं तो पार्टी डिक्लेयर कर देती ना फिर एक आदमी को। मान लो अगर बालियान जी को पार्टी लड़ाती तो बालियान जी रूडी जी को मना करती, रूडी जी को लड़ा रही होती तो उन्हें मना करती। पार्टी इसमें कोई नहीं लड़ा रही थी, ना इसमें पक्ष विपक्ष था, ना सांसद पूर्व सांसद। मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी का तो लड़ ही नहीं रहा था, तो अगर आप राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात करें तो किसे वोट देते भाई? वोट तो इन्हीं में से किसी को देते ना। तो जिन्हें जो ठीक लगा, उन्हें लगा होगा कि भाई ये अच्छा सुधार कर रहे हैं, अच्छा सुधार किया है, तो वोट देनी चाहिए। अच्छा, 2022 का चुनाव आप क्यों हारे, क्या लगता है आपको? 2024 का चुनाव संजीव बालियान क्यों हारे, क्यों लगता है आपको? वो हम लोगों की कुछ कमी रही होगी, हमारी। अगर देखिए, पहली बात तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मुझे 62,000 वोट मिली थी, जब मैं पहला जीता था। जब मैं दूसरा जीता था मुझे 93 मिली। जब मैं तीसरा हारा हूं तो मुझे 1,03,000 वोट मिली। मेरी 10,000 वोट बढ़ी, मेरी घटी नहीं। इसका मतलब लोगों का लगाव या प्यार मुझसे नहीं कम हुआ। वो कोई समीकरण रहा होगा, कुछ एक ऐसा समीकरण रहा कि बसपा जिसमें बिल्कुल डंप हो गई और बसपा बिल्कुल लड़ नहीं पाई और मुस्लिम वोटों को इकट्ठा होने का मौका मिला। 1.25 लाख वोट मेरे यहाँ हैं तो उन्हें इकट्ठा होने का मौका मिला, तो उसमें हम थोड़ी सी वोटों से रह गए। बाकी तो हमारी जीत तो ये है कि हमने अपने लोग कम नहीं होने दिए। 10,000 वोट बढ़ाई है। 10,000 वोट का मतलब समझते हैं? 10,000 वोट का मतलब हमने करीब करीब 40,000 लोग और बढ़ाए हैं हमने। अच्छा, 2024 के चुनाव में संजीव बालियान जी को लेकर के आप लगातार कहते रहते कि भाई आपने ये भी कहा था 2024 के चुनाव में उनकी हैसियत नहीं है, उनसे बात करें, वो जो है हमसे बात करने की पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो क्या इस तरह की बयानबाजियां जो हुई, क्या ये भी एक कारण था संजीव बालियान के हार का, और जो है जनता में जो उनकी इमेज गई वो गलत गई? देखिए, उसका वो बयान आप लोगों ने किस तरीके से लिया वो मैं नहीं जानता। संजीव बालियान जी ने एक बयान दिया था कि मैं विकास की राजनीति करता हूं और संगीसों विनाश की राजनीति। मैंने उस पर जवाब दिया था। मैं विकास की राजनीति मैं इसलिए बताता हूं कि मैं विकास की राजनीति इसलिए करता हूं कि मेरे यहाँ 1,000 करोड़ की लागत से यूनिवर्सिटी बन रही है, मैंने सड़कें सारी हाईवे बनाए हैं, मैंने 2,000 करोड़ का सरदाना विधानसभा में काम कराया है। तो वो विनाश की राजनीति वाला नहीं कर सकता, वो तो विकास की राजनीति वाला करता है। और इसीलिए मेरी कोई वोट कम नहीं हुई, लोगों ने मुझे नकारा नहीं, मुझे वोटों को और बढ़ा के भेजा मुझे। शिखंडी, जयचंद, तमाम जो है शब्द इस तरह के फिजाओं में तैरे थे 2024 के चुनाव में। देखिए, मेरे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया मुझे कि तुम्हें किसी के लिए ऐसा शब्द बोलना है, और ना मैंने कभी बोला, ना कभी बोलूंगा, ना मैं इन सब चीज़ों पे भरोसा करता। वो तो जिसने बोला होगा आपको उनसे पूछना पड़ेगा। आपकी मुलाकात भी 2024 के चुनाव में संजीव बालियान जी बैठे थे, आप बैठे थे, भूपेंद्र चौधरी जी बैठे थे और तमाम जो है गिले शिकवे दूर करने के लिए पूरा एक बैठक आयोजित हुई थी, लेकिन गिले शिकवे हमको लगता है कि आज तक दूर हुए नहीं। नहीं नहीं, कोई गिले शिकवे ही नहीं है। आप बताइए क्यों गिले शिकवे होंगे? मेरे उनके कौन सी भैंस बट रही है? कौन से हमारे खेत बट रहे हैं आपस में? कौन सी भैंस बट रही, कौन से खेत बट रहे? भाई वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे और संजीव बालियान जी के बीच में कोई ऐसी अदावत नहीं है, ना कोई हमारा कुछ बंटवारा है। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे जिम्मेदारी, मैंने बताया ना, सरदाना विधानसभा की दी गई थी, तो सरदाना विधानसभा तो नहीं हारे ना। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का जो चुनाव हुआ राजीव प्रताप रूडी जी और संजीव बालियान जी के बीच में, राजीव प्रताप रूडी जी की पर्सनैलिटी की आपको क्या अच्छा लगता है और संजीव बालियान जी में आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसमें अच्छे बुरे की तो है ही नहीं। अपन उनका, संजीव बालियान जी का काम करने का अपना तरीका है, राजीव प्रताप रूडी जी का अपना तरीका है। और संजीव बालियान जी सांसद रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से काम करे। और राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं, 6 बार से अगर सांसद हैं, तो आप सोचिए अगर 6 बार से कोई सांसद जीतता हुआ आ रहा है तो कोई तो बात होगी ना। 6 बार से लगातार सांसद है, पायलट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में अगर 25 साल से लगातार आ रहे हैं तो काम किया होगा ना। अगर कोई आदमी 6 बार से चुनाव जीतता आ रहा है लोकसभा का, वो
25 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल पे जीतता आ रहा है, निर्विरोध होता आ रहा है, तो कुछ तो काम किया होगा ना। तो क्या आपको लगता है कि संजीव बालियान के बिहेवियरल कुछ दिक्कतें हैं या एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से भी जनता को लेकर के तमाम तरह की बातें कही जाती हैं? अब ये तो आपको संजीव बालियान जी से ही पूछना पड़ेगा, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। कुछ अन्य सवाल ले लेते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा के दौरान कहा कि एक ज़माना था जब मुगलों ने देश को लूटा और उसके बाद अंग्रेज़ों ने तबाह किया, और अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस प्रदेश को बर्बादी के रास्ते में वो ले गए थे। क्या कहते हैं इस बयान को लेकर के, और अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में अगर आप दोनों के बारे में पूछेंगे, दोनों में से कोई सा भी नेता नहीं है। दोनों गोल्डन स्पून वाले हैं। उनके पिताजी की करा धरा वे लोग खा रहे हैं। अगर अखिलेश यादव जी के नाम पे चुनाव जीता जाता तो आप सोच के देखिए कि जब वो 12 में सीएम बने थे तो मुलायम सिंह यादव जी के नाम पे चुनाव हुआ था। मुलायम सिंह यादव जी ने उन्हें अपनी जगह बैठा दिया, लेकिन जब 17 में चुनाव हुआ तो कहां गए? 100 से भी नीचे आ गए। तो अखिलेश यादव जी कभी जमीन पर संघर्ष ना किया है, ना कभी कर सकते हैं, ना उनके कोई जमीन की उन्हें पकड़ है, ना उन्हें जमीन का कुछ पता है। वो केवल और केवल एक काम करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, वो एक वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए केवल तुष्टीकरण करते रहते हैं, केवल आतंकवादियों की मदद करते रहते हैं। मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, वो आतंकवादियों की मदद करते रहते हैं। अब आप कहेंगे आतंकवादियों की मदद कैसे कर रहे हैं? मैं 2012 में सदन में था, अखिलेश यादव जी सीएम होते हुए आतंकियों को जेल से छोड़ने का उन्होंने फरमान जारी कर दिया था। वो तो हमारे मान ले उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप आतंकी को कैसे छोड़ सकते हैं? तो आप सोच के देखिए, प्रदेश का कितना दुर्भाग्य है कि प्रदेश का सीएम कह रहा है कि आतंकवादी को छोड़ दीजिए। इससे बुरी चीज और क्या हो सकती है भाई? राहुल गांधी उनके साथ थे, वो उनका समर्थन करते थे। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनके टाइम में क्या आतंकवाद की घटनाएं पूरे देश में होती थी, प्रदेशों में होती थी, देश में होती थी। आज कहां है वे? क्यों नहीं होती आज वे घटनाएं? इसलिए मेरा कहना यह है कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए राजनीति करते हैं, और देश की और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि अब इनका नंबर कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला, इस जन्म में तो नहीं आएगा। मुख्यमंत्री मुगलों की बात करते हुए समाजवादी पार्टी तक आते हैं। एक तरह से मुगलों की से तुलना करते हुए वो समाजवादी पार्टी की बात करते हैं। नहीं, मैंने तो हमेशा कहा है, अखिलेश यादव जी मुगल शासन के आखिरी शासक थे। वो तो मैं हमेशा से कहता हूं, उनके पिताजी को मुल्ला मुलायम सिंह कहा जाता था। अखिलेश यादव वे हैं जिनके खूनों से, कारसेवकों के खूनों से हाथ रंगे हुए हैं। अखिलेश यादव वो हैं जिन्होंने काशी में साधुओं पे गोली चलवाई और लाठी बरसवाई थी, और उसके बाद कहते थे मैं गंगा में गया हूं और गंगा में जाके मैंने शुद्धिकरण कर लिया। बिल्कुल नहीं, वो गंगा भी जाके उन्होंने गंदी करी है। जिसके साधुओं के खून से हाथ रंगे हो, जिसके कारसेवकों के हाथ से खून रंगे हो, वो हिंदू कहने लायक है नहीं। कैसे हिंदू कहा जा सकता है उन्हें? और जिस तरह से आजकल उनके तमाम एक्स पर पोस्ट आते रहते हैं, खासतौर से चुनाव आयोग को लेकर के वो तमाम बयानबाजी करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो रस्साकशी चल रही विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इंडिपेंडेंट संस्था है। उस पर सवाल उठाना तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये देश के लोकतंत्र पे आप सवाल उठा रहे हैं। आपको देश के लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, आपको देश की आर्मी पे भरोसा नहीं है, आपको देश के लोगों पे भरोसा नहीं है, तो आखिर आप भरोसा किस पे करते हैं? देखिए, इन्होंने एक पीडीए बनाया है। उस पीडीए की फुल फॉर्म है पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये केवल वहां की भाषा बोलते हैं ना, जो पाकिस्तान से डायरेक्शन मिलते हैं ये वही बोलते रहते हैं, इसके अलावा ये कुछ बोलते ही नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैं कह रहा हूं ना, पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, और ये पाकिस्तान से डायरेक्शन लेते हैं तब बोलते हैं दोनों नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे पश्चिम बंगाल में बैठी हुई ममता हो, चाहे राहुल गांधी हो, ये वहीं से डायरेक्शन लेते हैं और कहीं से डायरेक्शन नहीं मिलता इन्हें। और आप कभी कभी जो बॉर्डर वाले जिले हैं उनको मिनी पाकिस्तान भी कहते हुए नजर आते हैं। अब मिनी नहीं रह गए हैं, अब फुल पाकिस्तान है। आप सोच के देखिए, पिछले 10 साल में 11% से देश की आबादी बढ़नी चाहिए, लेकिन बॉर्डर के जिलों पे 33% आबादी बढ़ी है, और 33% में से आप जाके देखिए कि 95% एक ही वर्ग की आबादी है। ये देश के लिए बहुत खतरा पैदा कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा लाल किले से बोला है कि देश की जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। तो आप सोच के देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री लाल किले से किसी बात को बोल रहे हैं, आप चले के जाइए ना। आप बंगाल के बॉर्डर देखिए, आप उत्तराखंड के बॉर्डर देखिए, आप पड़ोस में बॉर्डर देखिए, आप और दूर क्यों जाते हैं साहब, आप बिहार के बॉर्डर देख लीजिए। ये हालत है कि आज वहां से निकलना मुश्किल हो गया, पूरे बॉर्डरों पर कब्जा होता जा रहा है साहब। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा से कहता हूं, ये पाकिस्तान बन चुका है भाई। एक एक जिले में 40-40%, 45-45%, 50%, 55% एक वर्ग के लोग हो गए हैं। जबकि देश का जब बंटवारा हुआ था तो आपको भी पता है कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था।
कि एक वर्ग के लोग पाकिस्तान में रहेंगे और दूसरे वर्ग के लोग भारत में रहेंगे। तो क्या करें यहाँ के लोग, क्या करें मुसलमान? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से बंटवारा हुआ था वही रहना चाहिए और देश के मुसलमानों को उधर रहना चाहिए और हिंदुओं को इधर रहना चाहिए। एसआईआर को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी लगातार मुखर हैं और बिहार चुनाव में भी एक बड़ा अहम मुद्दा बन गया है, विपक्ष के हाथों ऐसा तीर लग गया, ऐसा कह रहे हैं वो कि भाई ये बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम विपक्ष पूरा एकजुट सा नजर आता है। क्या सोचते हैं आप एसआईआर को लेकर के, जो इंटेंसिव रिवीजन अगर हो रहा है, अगर वोट पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, इसमें आप एक बात समझिए, इन लोगों को पहले तो ईवीएम चिल्लाते थे और ये जहां जीत जाते हैं वहां इन्हें ईवीएम याद नहीं आती। अब सच्चाई क्या है कि देखिए, जैसा मैं अभी बता रहा था कि ये जो बॉर्डर के जिले और ये जो लोग बॉर्डर पार करके आ रहे हैं उनकी वोट बन रही है, ये उनकी वोट कट रही है, तो उससे इन्हें दिक्कत हो रही है। ये बॉर्डर पार करके आने वाले लोगों की अगर वोट कट रही है, जो देश का भारत का व्यक्ति है या यहाँ का रहने वाला है, उसके लिए कहाँ दिक्कत है? ये राहुल गांधी तमाम पुथन्ना लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए भाई इतने लाख 65 लाख की संख्या गिनाते हैं। आप राहुल गांधी को सीरियस भी लेते हैं क्या? अरे एलओपी हैं, अरे कहाँ, आप छोड़िए राहुल गांधी की क्या बात नेता कर रहे प्रतिपक्ष हैं। हैं। राहुल गांधी को पता ही नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। वो तो एक नहीं कहना चाहिए कार्टून है और कार्टून के तरीके से बात करते रहते हैं। और इससे पहले जितने भी जो है मुद्दे उठाए गए, चाहे वो राफेल का मुद्दा हो, चाहे तमाम अन्य शब्दों को लेकर के जिस तरह से शाब्दिक सीमा को उल्लंघे, कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी भी मांगी। वो मैं यही तो कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते हैं, वो इधर माफी मांग लेते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है बोलना क्या है। इन्हीं बोलने से आज कांग्रेस खत्म हो गई है और जो बची कुछ है ये भी खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी रहेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के रहते हुए खत्म हो जाएगी और कांग्रेस राहुल गांधी के, उन्हें जरूरत ही नहीं है किसी की, उन्हें किसी की जरूरत ही नहीं है। इन्हीं दोनों के रहते हुए ये पार्टी खत्म हो जाएंगी, आप देख लेना। यूपी पर आते हैं। शाहजहांपुर की एक तहसील है जलालाबाद और उसका नाम अब बदल करके परशुरामपुरी के नाम से रखा जा रहा है और केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी भी मिल गई है। कैसे देखते हैं इसको? अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब से देश आजाद हुआ, देश का आजाद होने के बाद एचआरडी मिनिस्ट्री में कौन कौन रहे हैं आप ये देखिए पहले, और उन लोगों ने देश में क्या पढ़ाया है ये देखिए। उन्होंने देश में पढ़ाया कि अकबर महान था, उन्होंने देश में पढ़ाया बाबर महान था, हुमायूं महान था। उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया कि महाराणा प्रताप महान थे, उन्होंने कभी नहीं कि अवंतिका बाई लोधी महान थी, उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया कि रानी लक्ष्मीबाई महान थी। उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया ना। जो महान थे उन्हें नहीं, जो आक्रांता थे, आतंकी थे, देश को लूटने वाले थे, उन्हें महान बताने का काम किया और उन्हीं लोगों ने इन शहरकार कस्बों का नाम रखने का काम किया था। वो चाहे अकबर हो, बाबर हो, हुमायूं हो, इन्हीं लोगों ने रखने का काम किया था। अगर आज इतिहास को ठीक से सुधारा जा रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? इतिहास लोगों को ठीक से बताया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? इसमें किसी को भी क्यों दिक्कत है भाई? अच्छा, मुरादाबाद में भी एक मामला सामने आया है जिसमें ये कहा गया कि भाई जो मुस्लिम बैंड बाजे वाले हैं वो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने बैंड बाजा को चलाते हैं और मुख्यमंत्री पोर्टल पर बाकायदा इसकी शिकायत की गई है और वहाँ से निर्देश भी दिए गए हैं। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, उन्हें बजाना चाहिए, लेकिन उस बजाने में एक शर्त है। अगर वो कोई, आप सोच के देखिए, आप शिव की पूजा कैसे कर सकते हैं? आप शिव के भजन कैसे गा सकते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? उन्हें बजाना चाहिए, लेकिन पहले उन्हें जाके गंगा में स्नान करना चाहिए, गंगा में स्नान करके शिव की उपासना करना चाहिए, अपना धर्म परिवर्तन करना चाहिए और तब बजाना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, बरेली में उर्स के दौरान कुछ नारे फिर एक बार चर्चा में आए, सिर तन से जुदा, इसको लेकर के क्या कहेंगे? अभी आज की ही बात है। कुछ नहीं कर पाएंगे, आप निश्चित रहिए, इनका सबका इलाज हो जाएगा, ठोक के इन्हें जेल भेजा जाएगा कि कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मिशन 2027 को लेकर के आप भी लगातार जनता के बीच में हैं ही और हमको लगता है कि 2022 के बाद से हर एक दिन आप जनता के बीच में रहते हैं। 2027 को लेकर के आपकी क्या तैयारी है? टिकट मिलने वाला है? देखिए, टिकट मिलने वाला है ये तो भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं बतानेगा, लेकिन मैं सरधना पे चुनाव लड़ रहा हूँ, इतना मुझे पता है। मैं सरधना पे चुनाव लड़ूंगा, 1 लाख वोटों से पब्लिक यहाँ के चुनाव जिताएगी और उत्तर प्रदेश में 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जयंत चौधरी को लेकर के आप क्या सोचते हैं? जयंत चौधरी अच्छे लीडर हैं, बड़े लीडर हैं और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बड़े लीडर हैं और उस पार्टी के लीडर हैं कि जिस पार्टी ने देश को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दिए हैं। कुछ लोग उन्हें 1.5 जिले की, 2 जिले की, 2.5 जिले की पार्टी ऐसे शब्दों से नवाजते हुए नजर आते हैं। अब जो वो कहते हैं वो मुझे उनकी बात उचित नहीं लगती कि आप किसी को 1.5 जिले की पार्टी बताओ, 2 जिले की पार्टी बताओ, और अगर ऐसा कोई बताता है तो मुझे लगता है उसे गलतफहमी है। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाई डिम्पल यादव 2012 में निर्विरोध चुनाव जीती थी कन्नौज से और तमाम जो है बातें उसको लेकर के भी कही जा रही। वो लोकतंत्र की हत्या हुई थी,
लोगों को जाने नहीं दिया गया था, पर्चा नहीं भरने दिया गया था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोगों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया था। रास्ते में से अपहरण कर लिए गए थे, रास्ते में बैरियर लगाकर लोगों को रोक दिया गया था। वो तो लोकतंत्र की हत्या हुई थी। और ध्यान उसी पर देना चाहिए ना। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी अगर कोई बात कर रहे हैं तो देखना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या आपने किस तरीके से की थी। आप तो बोलने लायक भी नहीं है भाई। पूजा पाल को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने सत्र के दौरान लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और वो अपने पुराने दिनों को भी याद करती हुई नजर आई कि कैसे राजू पाल की हत्या हुई थी, अतीक अहमद और अशरफ पर जिस तरह से इस पूरे मामले का इल्ज़ाम लगा था। क्या कहते हैं पूजा पाल की जो अंदर की बातें हैं वो अब जग जाहिर करती हुई नजर आती हैं और साफ बता रही हैं, और अखिलेश ने उनको पार्टी से निकाल दिया। देखिए, मैंने आपको अभी बताया ना कि अखिलेश यादव किसी भी, वो पीडीए बनाते हैं, वो पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनका अति पिछड़ों से कोई लगाव नहीं। वो नफरत करते हैं, वो केवल अगर लगाव करते हैं तो कि एक वर्ग विशेष से करते हैं और वो करते हैं मुसलमान से। वो बाकी किसी से कोई उनका लगाव नहीं है। आप सोच के देखिए, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दाऊद इब्राहिम, शहाबुद्दीन, जितने को इनके सबके लिंक एक दूसरे से मिलेंगे। आप इनकी जांच कराइए, सबके एक दूसरे से लिंक मिलेंगे। और अखिलेश यादव और उनके पिताजी उन्हीं से लगाव करते हैं, उन्हीं को लगाव करते हैं, उन्हीं की बात करते हैं। और आज अतीक अहमद जैसे लोग, आप सोच के देखिए, क्या एक गरीब परिवार का बच्चा, लड़का विधायक नहीं बन सकता, सांसद नहीं बन सकता? अगर पाल समाज का एक व्यक्ति, पूजा पाल का पति अगर विधायक बना तो इसमें क्या दोष था? पब्लिक ने बनाया था ना। लेकिन अतीक अहमद ने चौराहे पे लटका के हत्या की, इतनी गोली मारी कि आज तक पुलिस नहीं गिन पाई कि कितनी गोली मारी है। अगर पूजा पाल को आज न्याय मिला है तो अखिलेश यादव को क्यों दर्द हो रहा है? किस बात का दर्द है उन्हें? उन्हें अतीक अहमद से लगाव है, पूजा पाल से लगाव नहीं है, इसीलिए पूजा पाल को उन्होंने निकाला है। एक अन्य सवाल लेते हैं। देश में जिस तरह से संसद में अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन बिल रखा, उसको लेकर के भी विपक्ष है तो बचाता हुआ नजर आ रहा है कि भाई ऐसा कैसे कर देंगे कि 30 दिन के बाद 31 डे अपने आप ही वो इस्तीफा माना जाएगा। आप बताइए, आपको ये अच्छा लगेगा? देश के लोगों को अच्छा लगेगा कि जेल में एक आदमी रहे और वो सरकार चलाए? कैसे चला सकता है जेल में रह के सरकार आदमी? ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और माननीय अमित शाह जी और मोदी जी के जो द्वारा ये एक प्रस्ताव लाया गया है, ये सराहनीय कदम है। और ये इतना अच्छा कदम है। आप सोच के देखिए ना, अभी 6 महीने केजरीवाल जेल रहे और उन्होंने जेल 6 महीने से क्या प्रदेश का नुकसान हुआ ना? नहीं, सवाल तो ये भी उठता है कि अगर कोई आम आदमी के लिए जो कानून है, अगर कोई चपरासी जेल चला जाता है तो उसकी नौकरी तत्काल प्रभाव से चली जाएगी, बर्खास्त कर दिया जाएगा। लेकिन जब कोई नेता या फिर पीएम सीएम, जो ये बिल लाया जा रहा है इसीलिए लाया जा रहा है कि सब समान है, एक ही कानून है। तो मैंने आपको बताया ना, अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, इनका आम जनता से मतलब क्या है? ये तो क्रीमी लेयर वाले, ऊपर वाले लोग हैं। इन्हें ऊपर वालों से मतलब है, इन्हें नीचे वालों से मतलब कहाँ है? और 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से एक बार फिर सरकार बनाएगी। प्रचंड बहुमत से 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी और चौथी बार प्रदेश में सरकार बनाएगी। आप निश्चित समझ लेना, ना देश में ना प्रदेश में 25 से 30 साल कहीं सरकार नहीं जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संगीत सोम जी, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, जो उन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। खासतौर से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव को लेकर के उन्होंने हर बात मुखर तरीके से रखी और उन्होंने अखिलेश यादव पर, राहुल गांधी पर शाब्दिक तीर चलाए। 2027 को लेकर सरधना के पूर्व विधायक, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता अभी से तैयारियों में जुटे हुए हैं और वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 2027 में एक बार फिर से वो विधायक बनेंगे और जनता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।